नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इतिहास कभी बदलता नहीं, लेकिन उसके जाने और अनजाने पहलुओं पर चर्चा और विवाद अक्सर होते रहे हैं। भारत में यूं तो कई आक्रमणकारी शासक आए, लेकिन मुगलों के शासनकाल को सबसे विवादित कालखंड माना जाता है। मुगलों से जुड़े भारत के इतिहास को लेकर भी अक्सर तमाम तरह की चर्चाएं और बहस होती रहती हैं। अब एक बार फिर मुगलों के इतिहास को परिभाषित किया गया है, जिस पर सियासत और विवाद दोनों जारी हैं। NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब सुर्खियों में आ गई है। इसकी वजह है किताब में मुगल पीरियड यानी मुगलों के शासनकाल और उसके शासकों की नई तरह से समीक्षा। ये किताब 2025-26 के एकेडमिक सेशन से स्कूलों में लागू होगी। इस किताब में अकबर के शासनकाल को क्रूर और सहिष्णु दोनों का मिश्रण बताया गया है। ये किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सीरीज का हिस्सा है, जो अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताती है। खासतौर पर इसमें अकबर के शासनकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ में हुए 30,000 लोगों के नरसंहार का उल्लेख है। जबरन धर्मांतरण और हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़कर तलवार के दम पर लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने का भी जिक्र है। किताब में बाबर और अकबर के शासनकाल को लेकर जो चीज़ें नए सिरे से कही गई हैं, उन्हें बताने से पहले आपको भारत में मुगल इतिहास के शुरुआती दौर से रूबरू करवा देते हैं। 11वीं शताब्दी में भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। भारतवर्ष ने 11वीं शताब्दी में खुद को एक नए इतिहास में ढलते हुए देखा। ये दौर था आक्रमणकारियों का। हिंदू कुश की पहाड़ियों के उस पार से आए आक्रमणकारियों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को नया आकार देना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध अपनी धरती पर देखे थे, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में 11वीं शताब्दी में आए आक्रमणकारियों की बाढ़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। इनमें से ज़्यादातर आक्रमणकारी मध्य एशिया यानी तुर्क और अफगान थे। ये आक्रमणकारी सिर्फ पैसे और अपने राज्य विस्तार के लिए भारत नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अक्सर भारतीयों पर जबरन युद्ध थोपे, वो भी इसलिए ताकि वो अपने धर्म का विस्तार कर सकें। 13वीं शताब्दी से भारत में लगातार बदलने वाले आक्रमणकारी परिदृश्य मुगलों के लंबे शासनकाल तक जारी रहे। अब आपको NCERT की 8वीं की किताब में लिखी इतिहास की उन बातों को विस्तार से बताते हैं, जिसमें अकबर की क्रूरता का जिक्र किया गया है। इससे पहले NCERT की किताबों समेत भारत में मुगलों के इतिहास और ख़ास तौर पर अकबर के शासनकाल को महान शासक वाला दौर बताया गया है। लेकिन NCERT की ये नई किताब बताती है कि 15वीं शताब्दी में दिल्ली पर मुख्य रूप से लोदी वंश का शासन था। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक यानी 75 साल तक लगातार शासन किया। लोदी वंश से पहले दिल्ली सल्तनत पर तुगलक और सैयद वंश का शासन था। 15वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों में बहलूल लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक था। उसके बाद उसी के वंश के सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर हुकूमत की। इस दौर में दिल्ली की सल्तनत काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी। आज के उज़्बेकिस्तान और तब के समरकंद से तुर्क और मंगोल शासक बाबर को निकाल दिया गया था। ये 15वीं शताब्दी का दौर था, जब दिल्ली की सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इसी समय तैमूर लंग के वंशज बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा दिया। ये पानीपत की पहली लड़ाई कहलाती है। भारत में पहली बार इस युद्ध में गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही मैचलॉक वाली बंदूकों का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें जलती हुई तीलियों या सुतली को जलाकर बंदूक की नली में डालकर दूर तक विस्फोट किया जाता था। इस युद्ध में बाबर के हाथों हारने के बाद दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश का अंत हो गया।
यहीं से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। बाबर तैमूर का वंशज था। तैमूर तुर्क और मंगोल नस्ल का था। 1398 से लेकर 1399 तक उसने भारत में 1 साल तक सिर्फ लूटपाट और कत्लेआम किया था। इसके बाद वो बहुत सारा सोना, कीमती जवाहरात, हीरे मोती समेत हजारों महिलाओं और कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर चला गया। भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत तैमूर लंग के वंशज बाबर ने ही की थी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर ने दिल्ली पर अपनी सत्ता जमा ली। एनसीईआरटी की 8वीं की सोशल साइंस की ये किताब कहती है, यूं तो बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में खुद को महान ऐतिहासिक मूल्यों वाला शासक दर्शाया है। बाबरनामा के मुताबिक बाबर बहुत ही सांस्कृतिक, बौद्धिक रूप से उत्सुक, स्थापत्य कला, शायरी, जानवरों पक्षियों से प्यार करने वाला था, लेकिन वो एक क्रूर, निर्दयी, पूरे के पूरे शहर का कत्लेआम करने वाला, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने वाला और इंसानों का कत्ल करने के बाद उनकी खोपड़ी की मीनार बनाने में गर्व करने वाला लुटेरा भी था। बाबर मध्य एशिया में भारत के प्रति आकर्षित था। वो इस बात को मानता था कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है जहां बेहिसाब सोना और चांदी है। भारत की आबोहवा सेहत के लिए बेहतर है। वहां हर कला के लिए अनगिनत कलाकार और कारीगर मौजूद हैं। लेकिन बाबर ने विशेष तौर पर भारत की दौलत के बारे में जानने के बाद ये तय किया कि अब वो समरकंद लौट कर नहीं जाएगा। उसने भारत में ही रहकर शासन करने का फैसला किया। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक भारत पर शासन किया। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक, यानी 10 साल 3 महीने और 25 दिनों तक दिल्ली की सत्ता संभाली। इसके बाद 11 फरवरी 1556 से अकबर का शासनकाल शुरू होता है। हुमायूं की अचानक मौत के बाद 13 साल की उम्र में उसके बेटे अकबर को मुगल सत्ता सौंपी गई। अकबर के शासनकाल में क्रूरता और सहनशीलता दोनों थीं, जो महत्वाकांक्षाओं और रणनीतियों के जरिए आगे बढ़ा। एनसीईआरटी की इस किताब में लिखे इतिहास के मुताबिक अपने शुरुआती शासनकाल में अकबर ने अपने से पहले वाले शासकों की तरह ही राजस्थान के चित्तौड़ किले को लेकर कोई दया का भाव नहीं दिखाया। 5 महीने से ज्यादा समय तक उसने राजपूत सिपाहियों के पुरजोर विरोध के बावजूद चित्तौड़ किले की घेराबंदी जारी रखी। चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में चित्तौड़गढ़ किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। इस युद्ध में अकबर की सेना ने हजारों की संख्या में राजस्थान के लोगों की हत्या की। इतना ही नहीं, सैकड़ों महिलाओं ने मुगल सेना से बचने के लिए जौहर की आग में कूदकर जान दे दी। किताब के मुताबिक अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के बाद करीब 30,000 लोगों के कत्लेआम का फरमान सुनाया। नरसंहार में बच गई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का हुक्म दिया। उस वक्त अकबर की उम्र 25 साल थी। इस जीत और कत्लेआम के बाद अकबर ने संदेश भिजवाया कि हमने राजस्थान के कई किलों और काफिरों के शहरों पर कब्जा कर लिया है और वहां इस्लाम की स्थापना कर दी है। हमने खून की प्यासी और तलवारों के दम पर काफिरों की तमाम निशानियों को उनके दिमाग से मिटा दिया है। हमने इन जगहों पर बने मंदिरों को तोड़ दिया है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही किया है। एनसीईआरटी की 8वीं की इस किताब में अकबर के बारे में आगे लिखा है कि अकबर ने भी अपने पूर्वजों की तरह ही इस बात को माना कि एक राजा को हमेशा विजय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, वरना उनके दुश्मन उनके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। अकबर ने अपने शासनकाल में अपना राज्य विस्तार करने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई। इसमें शादी गठबंधन यानी रणनीतिक वजहों से शादी करने वाली परंपरा शुरू की। अकबर ने अपने पड़ोसी राज्यों के राजपूत राजघरानों में विवाह किए। अपने दरबार में राजपूतों और क्षेत्रीय राजनेताओं को प्रमुख स्थान दिया। अकबर ने जजिया कर यानी गैर मुस्लिमों पर लगने वाले धार्मिक कर को खत्म किया और सुलही कुल यानी सबके साथ शांति वाली नीति अपनाई। इसमें सभी धर्मों के प्रति शांति की बात थी। अकबर के दरबारी और राज्य इतिहासकार अबुल फजल ने
अपना एक बयान दर्ज करते हुए लिखा है कि मैंने अपने धर्म के अनुरूप होने की बात को मानकर दूसरे धर्म के लोगों को सताया और इसे ही इस्लाम मान लिया। लेकिन जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ता गया मैं शर्म से भर गया। चूंकि मैं स्वयं मुसलमान था, इसलिए दूसरों को ऐसा करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। क्या धर्मांतरण करने वालों से किसी प्रकार की धार्मिक दृढ़ता की अपेक्षा की जा सकती है? अकबर का लंबा शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक चला। इसका मध्यकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, जबकि अंतिम 15 वर्षों में कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में अकबर ने नए सैन्य अभियान चलाए। अ नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड्स। अकबर के शासनकाल के इतिहास को इस किताब में नए सिरे से परिभाषित करते हुए एक नोट भी लिखा गया है। ये नोट इस बात को पुख्ता करने के लिए लिखा गया है कि इतिहास के काले अध्याय या अंधकार में कालखंड के बारे में किसी भी देश को क्यों पता होना चाहिए। अ नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड्स के नाम से किताब में जो नोट लिखा है उसमें कहा गया है कि डार्कर पीरियड यानी इतिहास के काले अध्याय के बारे में बताना या जानना क्यों ज़रूरी है। डार्कर पीरियड का जिक्र करते हुए लिखा है, दुनिया भर के इतिहासकारों को इस दुविधा का सामना करना पड़ा है कि हमें ऐसे अंधकारमय कालखंडों पर कितना ध्यान देना चाहिए। क्या हमें उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? क्या हमें उनका जिक्र यूं ही कर देना चाहिए? क्या सबसे भयावह विवरण को छोड़ देना चाहिए, या हमें उनका सामना करके उनका विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि ऐसे घटनाक्रम किसके द्वारा किए गए? क्या ऐसा करने से भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति से बचने में मदद मिलेगी? हमारी राय में तीसरा विकल्प सबसे अच्छा है, अगर इसे बिना पूर्वाग्रह और संवेदनशीलता के साथ किया जा सके। अपने अतीत को जानना जरूरी है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, क्योंकि अतीत हमारे साथ रहता है और वो हमारे वर्तमान को आकार देता है। पूर्वाग्रह और संवेदनशीलता से हमारा क्या मतलब है? बस इतना है कि उन अंधकार में घटनाक्रमों का निष्पक्ष होकर अध्ययन करना जरूरी है, आज के समय के लोगों को दोष दिए बिना। उदाहरण के लिए आपको मालूम है कि दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद जर्मनी ने नाजीवाद नामक एक क्रूर विचारधारा अपनाई जो कुछ विशेष वर्ग के विनाश में विश्वास करती थी और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जातीय समूहों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। जिन राष्ट्रों पर जर्मनी का कब्जा था उन पर क्रूरता के साथ शासन हुए। फिर भी 8 दशक पहले जो हुआ उसके लिए आज के जर्मनों को दोष देना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा। बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि नाजी विचारधारा को किसने संभव बनाया ताकि आज या कल ऐसी ही विचारधाराओं को पराजित किया जा सके। यही सिद्धांत इस पाठ्यपुस्तक के अतीत के ताने बाने वाले अध्यायों पर भी लागू होता है, जिनमें युद्ध और क्रूरता या बर्बरता के उदाहरणों पर आधारित अंश शामिल हैं। हालांकि इन घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को भी उनके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। क्रूर हिंसा, अपमानजनक कुशासन या सत्ता की गलत महत्वाकांक्षाओं के ऐतिहासिक मूल को समझना अतीत को सुधारने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है जहां उम्मीद है कि इनका कोई स्थान नहीं होगा। एनसीईआरटी की इस किताब के मुताबिक अकबर ने भारतीय कला, बुद्धिजीवियों और महाभारत, रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया था। यानी अकबर के शासनकाल में क्रूरता के अलावा सहिष्णु पहलुओं का भी जिक्र है। यानी किताब के मुताबिक भारत में मुगल शासनकाल में जो क्रूरता हुई थी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। ये किताब उसी अंधकारमय कालखंड की घटनाओं का दावा करती है। हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।